हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज मैं डिस्कस करूंगा बर्ड फ्लू को। और रीज़न यही था डिस्कस करने का क्योंकि आपको पता है वेट स्टडी पर ऑस्टियोलॉजी की कंप्लीट सीरीज़ चल रही है। बट बीच में मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया क्योंकि ये टॉपिक आज आप देख सकते हैं न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बट मैक्सिमम लोगों को मिसकंसेप्शन है इस बर्ड फ्लू को लेकर के। तो आप एज अ वेटनरी स्टूडेंट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये बर्ड फ्लू है क्या और ये कैसे अफेक्ट करता है ना सिर्फ एनिमल्स को बट ह्यूमंस को ऑल्सो। क्योंकि वेटनरी सिर्फ एनिमल हेल्थ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को भी हमारा अफेक्ट करती है, जो कि हम पब्लिक हेल्थ के अंदर पढ़ते हैं। तो और डायरेक्टली तो हम एनिमल हेल्थ से ही रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए, बर्ड फ्लू को जब मैं डिस्कस करूँगा तो इसके अंदर सारी बातें होंगी और दो सेक्शन के अंदर मैं इसे डिवाइड करूँगा। फर्स्ट हम बात करेंगे एज अ स्टूडेंट, मतलब एज अ वेटनरी स्टूडेंट, जो आपको बातें जाननी चाहिए बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर। और उसके बाद मैं बात करूँगा कि एक कॉमन पर्सन को क्या बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है एक्चुअल में इस बर्ड फ्लू से, या फिर ये सब एक मतलब ज़्यादा ही हाइप बना हुआ है कि ऐसे बर्ड फ्लू फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो यह डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बताया कि वेटनेरियंस ना सिर्फ एनिमल हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड हैं बल्कि वो इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ से भी रिलेटेड हैं। अब देखिए, इसका एग्जांपल बताने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आज के टाइम पर। जैसे कि कोविड हमने सभी को पता है, अब रेयरली कोई होगा जिसे कोविड का नाम सुन के कुछ ना पता हो। तो कोविड की जो वैक्सीन थी जिसका सब बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो लेकर के आए सबसे जो पहले कॉरपोरेशन है फाइज़र, और ये एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है, ये लेकर के आई। और एल्बर्ट बोर्ला, ये इनके क्या हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज सीईओ हैं, और ये एक वेटनेरियन है, वेटनरी डॉक्टर हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे एनिमल हेल्थ को ह्यूमन हेल्थ से कनेक्ट करा है। क्योंकि देखिए, बात जब भी आती है ह्यूमन हेल्थ की तो ये हम चीज़ भूल जाते हैं कि ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। तो अगर ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं तो उन्हें डिसीज़ भी मैक्सिमम वही होती हैं जो एनिमल्स को होती हैं, मैक्सिमम डिसीजेज, ठीक है। काफ़ी पैथोजेंस जो हैं वो कॉमन है ह्यूमंस और एनिमल्स के, तो जिसकी वजह से वेटनरी दोनों को लिंक करती है, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी इसी बात पर कह सकते हैं आप कि फोकस कर रहा है, दैट इज़ वन हेल्थ। तो वन हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की और एनिमल हेल्थ की। क्योंकि देखिए, अगर एनिमल हेल्थी नहीं होंगे आपके आसपास के तो ह्यूमन हेल्थ कभी भी इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती। तो ह्यूमन हेल्थ को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके आसपास के एनिमल्स का हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके आसपास के एनिमल हेल्दी नहीं होंगे तो जो भी जूनोटिक डिसीज़ हैं वो क्या होंगी, वो ह्यूमंस को अफेक्ट करने लगेंगी। अब जूनोटिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा रेबीज़ भी है, ठीक है। बाकी भी हमारे ट्यूबरकुलोसिस बाकी एग्जांपल हैं जो कि जूनोटिक डिसीज़ के अंदर आते हैं। अब देखिए, बात आती है बर्ड फ्लू के भी हमारे कुछ स्ट्रेन हैं जिन्हें हम जूनोटिक कह सकते हैं। बेसिकली इन्फ्लुएंज़ा ए के अंदर हमारे कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गई एल्बर्ट बोर्ले के। तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल था कि वेटनेरियन ह्यूमन हेल्थ को कैसे सर्व कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अपना कैसे सर्व कर पा रहे हैं। तो आज तो हम बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंज़ा पर। तो अब हम इसी के अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वो क्वेश्चंस होंगे जो कि हम बिल्कुल डीपली हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं बर्ड्स में, और फिर जो एक कॉमन पर्सन को चीज़ें पता होनी चाहिए उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एवियन इन्फ्लुएंज़ा या फिर बर्ड फ्लू है क्या। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है एवियन इन्फ्लुएंज़ा का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, फैमिली क्या है, किस तरह से ये हमारा जीनस है, कैसे डिवीजन होता है। फिर आता है हमारा डिफरेंट सब टाइप्स,
और फिर सब टाइप्स के बाद ऑब्वियसली हम इन्फ्लुएंजा एक ही बात कर रहे हैं जो एवियन इन्फ्लुएंजा को कॉज करता है। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अदर वायरसेस इन द सेम फैमिली, और फैमिली का नाम मैं आपको बता दूं ऑर्थोमाइक्सोविरिडाई, जिसे हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, जो डिसीज़ कॉज कर रहा है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वो कैसे डिसीज़ कॉज कर पा रहा है वो भी आज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके बाद बात आती है कि क्लिनिकल साइन, तो क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं किसी भी बर्ड के अंदर, वो हम देखेंगे। और फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है डायग्नोस कैसे किया जाएगा इन्फ्लुएंजा ए को। तो ये तो हो गई हमारी एक वेटनरी स्टूडेंट के लिए बात, या जो भी हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, सभी को ये बातें जाननी ज़रूरी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स की जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उससे ह्यूमंस को क्या अफेक्ट हो सकता है, क्या डेंजर है ह्यूमंस को, ह्यूमन हेल्थ को। और नेक्स्ट है हमारा कि क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं ह्यूमंस के अंदर। क्लिनिकल सिम्टम्स हमने बर्ड्स के अंदर देखे, उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमंस के अंदर क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, और फिर हमारा प्रिकॉशंस क्या ली जा सकती हैं इन्फ्लुएंजा के लिए। तो ये सारी बातें हम अगले सेट में डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट इसी वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या। तो जब आपकी बात आती है सिंपल इन्फ्लुएंजा की, तो देखिए इन्फ्लुएंजा आपने नॉर्मली वर्ड सुना होगा, और इन्फ्लुएंजा बेसिकली कोई भी वो इन्फेक्शन है जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर को अफेक्ट कर रहा है, आपके नेज़ल पैसेज को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर रहा है। तो वो सारे जो इन्फेक्शंस हैं वो हमारे इन्फ्लुएंजा कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा, फिर इसके बाद हमारा स्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। तो ये जो हमारी स्पीशीज़ वाइज ये इनका डिवीज़न होता है। और इन्फ्लुएंजा के अंदर जो फ्लू है उसी से हमारा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ठीक है, ये हमारे फ्लू वर्ड वहीं से हमारा ओरिजिनेट हुआ है। अब बात करते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या है। इन्फ्लुएंजा जो हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा है या फिर बर्ड फ्लू है उसे कॉज कौन कर रहा है। तो बेसिकली बर्ड फ्लू को कॉज करने वाला जो वायरस है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। अभी हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस बिलोंग कहाँ से करता है और कौन से मेंबर्स हैं जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ सेम इन्फ्लुएंजा ए वायरस हमारा इक्वाइन इन्फ्लुएंजा भी कॉज करता है। तो ये सभी बातें हम देखने वाले हैं आज। तो देखिए जब हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारी एक फैमिली है, और फैमिली के अंदर हमारा जो फैमिली आती है, ये वायरस जिस फैमिली के अंदर आता है वो है ऑर्थोमाइक्सोविरिडाई। तो ऑर्थोमाइक्सोविरिडाई क्या है, एक फैमिली है इस वायरस की, और इसके अंदर हमारे डिफरेंट मेंबर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये मतलब क्या है ऑर्थोमाइक्सोविरिडाई का, बहुत लंबा सा नाम है, मतलब क्या है इसका। तो देखिए ऑर्थो का मतलब अगर मैं बात करूँ तो करेक्ट पोजीशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, करेक्ट या फिर प्रॉपर, उससे हम क्या बोलते हैं ऑर्थो। अब आपने कभी देखा होगा कि ब्रेसेस लगते हैं लोगों को, ठीक है, ब्रेसेस जिनके मतलब जो टीथ हैं वो आगे पीछे होते हैं, तो उनको ब्रेसेस लगते हैं ताकि उनकी जो टीथ हैं वो अलाइन हो जाएं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट हम उसे बोलते हैं। मींस कि करेक्ट पोजीशन, ठीक है, प्रॉपर पोजीशन में हम उन टीथ्स को ले आएँ, ठीक है। वो डेंटल ट्रीटमेंट होता है बेसिकली वेटनरी के अंदर, तो डेंटिस्ट भी वेटनरी डॉक्टर ही है, ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ वेटनरी डॉक्टर ही है। तो इसलिए मुझे पता है कि ऑर्थो का मतलब क्या है। और फिर इसके बाद बात आती है मिक्सा। सो माइक्सा का मतलब यहाँ पर है म्यूकस। अब म्यूकस का वर्ड मतलब कहाँ से आता है, क्योंकि देखिए ये वायरस हमारे जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी जो हमारी एपिथेलियम है उसे ही हमारा अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम पूरा हो गया ऑर्थोमाइक्सोविरिडाई। और वायरसेस तो पता ही आपको। अब ये जो फैमिली है इस फैमिली के अंदर हमारे डिफरेंट जीनसेस आते हैं। अब ये जीनस कौन कौन से हैं, ये जीनस हमारे हैं अल्फ़ा इन्फ्लुएंजा वायरस, बीटा इन्फ्लुएंजा वायरस, डेल्टा इन्फ्लुएंजा वायरस, गामा इन्फ्लुएंजा वायरस, ईसा इन्फ्लुएंजा वायरस, थैगोटो वायरस और क्वारेंजा वायरस। सो ये सारे हमारे जीनसेस आते हैं इसके अंदर। अब इन जीनसेस के अंदर हमारी डिफरेंट स्पीशीज़ आती हैं। ये स्पीशीज़ हैं हमारी इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा बी वायरस, इन्फ्लुएंजा डी वायरस, इन्फ्लुएंजा सी वायरस, और फिर साल्मन ईसा वायरस, और फिर आता है हमारा, इनके अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, ठीक है। तो मैंने उनके यहाँ पर नेम लिखे नहीं है, इतना डीप की भी हमें ज़रूरत नहीं है। जब मैं एक्चुअल में, क्योंकि देखिए अभी मैं इसे एक्चुअल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब मैं इसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कस करूँगा तब मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ सुपरफिशियल लेवल से देख लेते हैं। तो ये सभी वायरसेस के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। इसके बाद बात आती है
कि ये वायरसेस किस किस स्पीशीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस जो है ये हमारी वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड से डोमेस्टिक बर्ड को के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है और डोमेस्टिक बर्ड को भी फिर ये हमारा अफेक्ट कर देता है। बट प्राइमरली अगर इस वायरस की बात करें तो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं, ठीक है, वाटरफॉल्स जो हैं, वो इनके मेजर सोर्सेज होते हैं। वहाँ पर ये जो वायरस है ये हमारा प्रेजेंट होता है बेसिकली। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वायरस के बारे में वो ये है कि ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, और जब ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है अल्फा इन्फ्लुएंजा वायरस जीनस के अंदर इन्फ्लुएंजा ए वायरस की। इसके बाद बात आती है शॉर्ट में हम बाकी मेंबर्स को भी देख लेते हैं। बीटा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है जीनस, उसके अंदर इन्फ्लुएंजा बी वायरस है और ये हमारा ह्यूमंस और सील्स को अफेक्ट करता है। इसके बाद इन्फ्लुएंजा डी वायरस हमारा पिग और कैटल को अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा सी वायरस हमारा ह्यूमंस और पिग को अफेक्ट करता है। साल्मन ईसा वायरस हमारा अटलांटिक साल्मन को अफेक्ट करता है। क्वारेंजा वायरस हमारा बर्ड्स और आर्थ्रोपॉड्स को अफेक्ट करता है। थोगोटो वायरस हमारा मैमल्स एंड बर्ड्स को अफेक्ट करता है। तो ये हमारा टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन हो गया इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। तो ये जो हमारा वायरस होता है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसा ये हमें दिखता है और क्या इसका फिजिकल अपीयरेंस है बेसिकली, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फैमिली तो इसकी ऑर्थोमाइक्सोविरिडेई है। तो जो हमारे इस जनरली इस फैमिली के अंदर हमारे वायरसेस आते हैं, दैट इज़ ऑर्थोमाइक्सोवायरसेस, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जनरली हमारे स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ठीक है, और वैसे प्लूरोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स भी इनकी हो सकती हैं, बट जनरली ये हमारे देखे गए हैं कि स्फेरिकल इन शेप होते हैं और ये इन्वेलप्ड वायरस हैं। ठीक है, मतलब कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक इन्वेलप इंक्लोज्ड करके रखता है उसे, ठीक है, बंद करके रखता है। तो ये हमारे इंक्लोज्ड इन्वेलप वायरस है। और इसके बाद जो इसका डायमीटर की, क्योंकि देखिए स्फेरिकल है तो कुछ ना कुछ डायमीटर तो ज़रूर होगा, तो जो डायमीटर होता है आपका इस वायरस का, तो डायमीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारा होता है 80 से 120 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कह सकते हैं आप कि डायमीटर है इस वायरस का और काफ़ी छोटा आप देख सकते हैं। इसके बाद जो एनवेलप है वो हमारा, जानकर आपको हैरानी होगी कि होस्ट सेल से ही, मेम्ब्रेन से ही हमारा डिराइव होता है। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये होने का, देखिए क्या होता है, जब भी ये डिटेल में तो मैं तभी डिस्कस करूँगा, सिर्फ आपको एक बता देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन से कैसे डिराइव्ड होता है। जब ये होस्ट सेल के अंदर ये डिवाइड कर रहे होते हैं ना और न्यू वायरॉन्स हमारे बनते हैं, ठीक है, न्यू पार्टिकल्स बनते हैं, तो क्या होता है कि जब वो सरफेस की तरफ आते हैं तो एक बल्जिंग टाइप हमारा कुछ ऐसा सरफेस बनता है, फिर धीरे धीरे वो बल्जिंग और ज़्यादा बड़ी होती जाती है और फाइनली वो इसी होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को लेकर के बाहर निकल जाता है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वायरॉन का होता है। तो इसी तरह से जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है, इसी सेल मेम्ब्रेन से वो अपनी एनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है कि ये जैसे कि हम आप और हम सुन रहे हैं कि H5N1 ये सुन रहे हैं आप, ठीक है, तो ये H और N का मतलब क्या है? तो देखिए जो H और N है ये और कुछ नहीं, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जब कार्बोहाइड्रेट हमारे प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन हमारा फॉर्म होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस प्रोजेक्शन हमारा देते हैं। अब जनरल लैंग्वेज में हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइक्स भी बोल सकते हैं, पेप्लोमर्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, यही हमारे क्या हैं? पेप्लोमर्स हैं, जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं वायरस के। और ऐसी स्पाइक्स आपको कहाँ पर और देखने के लिए मिले हैं? कोरोना वायरस के केस में भी आपको, जो नोवल कोरोना वायरस पहले जिसे हम कह रहे थे बट अब हम उसे क्या बोल रहे हैं? SARS-CoV-2, तो उस केस में भी आपको ये स्पाइक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर बात आती है कि ये जो हमारा स्पाइक्स हैं ये हमारे दो टाइप के हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया H एंड N, ये दो टाइप के हमारे स्पाइक्स होते हैं जो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो H स्टैंड करता है, ये H स्टैंड्स फॉर हीमोग्लूटिनिन। हीमोग्लूटिनिन, तो हीमोग्लूटिनिन का काम क्या है वो सारी बातें हम देखेंगे, बट H स्टैंड करता है हीमोग्लूटिनिन के लिए और N स्टैंड हमारा करता है न्यूरामिनिडेज के लिए। तो न्यूरामिनिडेज के लिए N स्टैंड करता है। अब बात आती है हीमोग्लूटिनिन के फंक्शन की, ये कैसे वायरस को हेल्प करता है इन्फेक्शन कॉज करने में। तो देखिए ये दो तरह से वायरस को हेल्प करता है। पहला आता है कि वायरस को अटैच करने में हमारा हेल्प करता है, जो होस्ट की सेल्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन है, उससे अटैचमेंट में हमारा ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो एनवेलप फ्यूजन है, एनवेलप फ्यूजन मतलब कि मान लीजिए ये हमारी सेल है और ये हमारा वायरस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो वायरस के पास भी इनिशियली कुछ ना कुछ हमारा एनवेलप होगा, तो वो जब फ्यूज़ करेगा सेल, होस्ट की सेल से, तो वहाँ पर जो एनवेलप फ्यूजन में भी हमारा कौन हेल्प करता है? यही हीमोग्लूटिनिन हेल्प करता है। फिर इसके बाद आती है न्यूरामिनिडेज का। तो न्यूरामिनिडेज हमारा एंजाइमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देता है
उन रिसेप्टर्स को जो कि वायरस के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, अगर कोई एंटीबॉडी है जो कि ज़्यादा मेजर रिस्पॉन्स की नहीं है, उन्हें भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर इसके बाद ये प्रमोट करेगा एंट्री को, बाकी जो हमारे वायरॉन्स बनेंगे होस्ट सेल के अंदर उनकी प्रमोट करेगा एंट्री को। तो ऐसे करके ये दोनों ही हमारे स्पाइक्स या पेप्लोमर्स हेल्प करते हैं वायरस को इन्फेक्शन कॉज करने में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये, क्योंकि यही जो विरुलेंस हैं यही देते हैं इस वायरस को। फिर इसके बाद आती है कि ये जो वायरस है ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ठीक है, मतलब एज अ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने के लिए मिलता है। अब बात मैं इतनी देर से कर रहा हूँ वायरॉन्स की, तो कुछ बातें वायरॉन्स की भी कर लेते हैं। तो वायरॉन्स जो आपके होते हैं वो आपके हीट सेंसिटिव होते हैं। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हीट वो टॉलरेट नहीं कर सकते, और लेबाइल होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। आपको जैसे कि पता है कि लेबाइल का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल। तो अगर आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर अगर आप रख देते हैं, इट मीन्स कि जैसा आपका बाहर जो हार्श टेम्परेचर आपका चल रहा है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी टेम्परेचर, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जैसा आपका बाहर नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वायरॉन्स। ठीक है, तो वो लेबाइल होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। और इसके बाद बात आती है कि वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं तभी तो वो मेम्ब्रेन को, इनफैक्ट कई वायरसेस तो ऐसे भी हैं जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं जीन्स पर भी इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी तो ये हमारा इतना इफेक्ट कर पा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो ये हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। तो कुछ और बातें अब इस इन्फ्लुएंजा ए के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि एक पैंडेमिक आया था जो कि H1N1 की वजह से था। ठीक है, अभी तो जो जिसकी बात चल रही है वो तो H5N1 है, बट मैं बात कर रहा हूँ H1N1। अब तो आपको H और N तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ, ये 1 और 7 ये सब मैं आपको 5 7 ये बता देता हूँ। देखिए, ये जो हमारे मैंने बताया आपको हीमोग्लोटिनिन और न्यूरामिनिडेज। तो हीमोग्लोटिनिन जो है आपके, ये हमारे 18 डिफरेंट टाइप्स के हमारे होते हैं, और जो न्यूरामिनिडेज है ये आपका 11 डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो सकता है, H1N1। ठीक है, ऐसे ही हमारा H2N2 हो सकता है, और जैसे कि अब चल रहा है H5N1 हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे स्ट्रेन्स हो सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब बात आती है कि जो H1N1 था वो हमारा ह्यूमंस के अंदर बेसिकली उसने पैंडेमिक कॉज करा था। 2009 की बात है ये। ठीक है, तो मैक्सिको के अंदर पैंडेमिक हुआ था इसी स्ट्रेन की वजह से। और अब देखिए, इसी जो वायरस के जो जेनेटिक एलिमेंट है ना, ये आइसोलेट करे गए हमारे एवियन, स्वाइन और ह्यूमन, तीनों स्पीशीज से हमारा आइसोलेट करे गए। और जो हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर चुका है, ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। बट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ह्यूमंस के अंदर ये हमारा अच्छे से रेप्लिकेट नहीं करता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो पुअरली रेप्लिकेट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बट हमारे जो बोथ एवियन एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं ये दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं पिग बॉडी के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे एक मिक्सिंग वेसल की तरह एक्ट करेगा और जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट देगा। अभी देखिए, जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट एक नया वर्ड है आपके लिए, मैं बता देता हूँ। जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट के अंदर सिंपल भाषा में, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो कुछ नहीं होता। जैसे कि बहुत सी थ्योरीज हमारी बोल रही हैं कि कोरोना जो SARS-CoV-2 है इसके अंदर भी हमारा जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट हुआ था। डिफरेंट वायरसेस ने अपना जेनेटिक मटेरियल को मिक्स करा और एक कुछ नई फॉर्म बना दी। ऐसा ही इसी केस के अंदर हमारा देखा गया। तो देखिए क्या हुआ कि जो हमारा वायरस है वो बर्ड्स से आया, जिसे हम एवियन जो हमारा इन्फ्लुएंजा कॉज कर रहा था बर्ड के अंदर, और ह्यूमंस का भी जो हमारा वायरस है वो हमारा जो ऑलरेडी ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा था, ह्यूमन फ्लू जो हमारा नॉर्मल होता है, वो हमारा उनका वायरस कहाँ पर चला गया, स्वाइन्स के अंदर चला गया, पिग्स के अंदर चला गया। अब जब ये पिग के अंदर हमारा पिग को उसने इन्फेक्ट करा तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर हमारा जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट हुआ वायरस के अंदर। और जब जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट हुआ तो कुछ और पोल्ट्री और फ्लू और चिकन गूज इन सभी से हमारे वायरसेस ने और इंटरमिक्सिंग हुई और वायरसेस की, और वायरस की इंटरमिक्सिंग होने के बाद दोबारा से उन वायरसेस ने एक ह्यूमन को अफेक्ट करा। ठीक है, पोल्ट्री टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ, और फिर इसने हमारी जो फॉर्म आज हम जिसे देख रहे हैं H5N1 ये फॉर्म हमारी ले ली। तो जनरली बात इसमें हमने जो करी है वो ये है कि यहाँ पर बहुत इंटरमिक्सिंग हुई है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की, जिसकी वजह से आज ये जो H5N1 है ये हमारा फॉर्म हुआ। अब क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, तो यहाँ पर आपको हाई फीवर देखने के लिए मिलेगा, कफ एंड स्नीजिंग देखने के लिए मिलेगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने के लिए मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बॉडी टू बॉडी भी क्लिनिकल साइंस थोड़े बहुत डेविएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को और भी अगर पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं तो उनके बेसिस पर भी थोड़े बहुत साइन डेविएट कर सकते हैं। अब ये जो एवियन हमारा इन्फ्लुएंजा ए वायरस है इसकी हमारे सब टाइप्स वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये हमारे फैले हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा
मतलब अनाउंस किया गया था कि इंडिया एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर अभी एवियन इन्फ्लुएंजा होगा नहीं, बट उसका सिर्फ मतलब ये था, वो तब तक वैलिड था जब तक कि नेक्स्ट जो हमारा डिसीज़ है मतलब वो ना आ जाए। और अब हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि इंडिया एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा केसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का कोई, ये बहुत अनसर्टेन चीज़ें हैं, ठीक है, कभी काफ़ी टाइम तक ये चीज़ नहीं होती, फिर ये एकदम से इंक्रीज़ करने लगती है। और जनरली ये देखा गया है कि ये जो आउटब्रेक्स होते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के या बर्ड फ्लू के, ये आपके विंटर में ही देखे गए हैं टेम्परेट रीजन्स के अंदर। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब इस टाइप की हमारे सीजन्स होते हैं, तो इस टाइप के सीजन्स में हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, फ्रॉम कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ ये हमारे ट्रैवल करते हैं। तो जब आप देखते हैं जैसे फ्लामिंगोज हैं, बाकी जो हमारे वाटरफॉल हैं, उन्हीं के अंदर ये वायरस ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। तो वो जब पहले वो कंट्रीज़ से कंट्रीज़ ट्रैवल करेंगे, उसके बाद वो कंट्रीज़ में भी स्टेट से स्टेट ट्रैवल करेंगे। तो जब वो स्टेट से स्टेट वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो अपने साथ एज अ कैरियर वो एक्ट करते हैं और अपने साथ इन वायरसेस को भी ले जाते हैं। और दूसरी जो हमारी आप कह सकते हैं डक्स या फिर बाकी वाटरफॉल हैं, जो कि हमारे डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं, उन्हें वो इन्फेक्ट कर देते हैं इस वायरस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि देखिए बर्ड्स तो लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स तो अगर आप सोचें तो बर्ड्स तो इधर से उधर जा नहीं सकती, तो फिर ये फैल कैसे रहा है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स इसका सबसे बड़ा सोर्स हैं, जो इस वायरस को फैलाने में, स्प्रेड करने में सबसे बड़ा उनका रोल है। इसके बाद इसमें जो कंसर्न की चीज़ क्या है, ठीक है, चिंता वाली बात क्या है, तो देखिए मॉर्टेलिटी रेट इसका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कोरोना वायरस से भी, जो हमारा कोविड-19 है, उससे भी ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट है इसके अंदर। 60%, ऑलमोस्ट 60% मॉर्टेलिटी रेट है। और 60% वैसे मॉर्टेलिटी रेट हमारा चिकन और टर्कीज़ के अंदर देखा गया है। ह्यूमन्स के मॉर्टेलिटी रेट भी हमारा ऑलमोस्ट 60% ही है, क्योंकि अभी एक स्टडी थी जिसके अंदर कुछ केसेस थे जिसके अंदर हमारा यही ऑलमोस्ट रेट निकल के आया, मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई मॉर्टेलिटी रेट है इसका। तो अभी तक तो खैर चिकन और टर्की के अंदर ही ये हमने चीज़ देखी है। और H5 और H7 जो सब टाइप्स हैं, इनका भी मॉर्टेलिटी रेट अच्छा खासा है। अब इससे चिंता वाली बात क्या है, ठीक है, तो चिंता वाली बात इससे ये है, क्योंकि इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर एक चिंता वाली बात तो ये है कि मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, बट एक यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत कम है, और ये ह्यूमन के अंदर बहुत जल्दी रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, भगवान कभी ना करे, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका जितना जैसे कोरोना वायरस का हो रहा था, वैसे इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाए, और ये ह्यूमन्स के अंदर रेप्लिकेट करने लगे बहुत अच्छे से, तो फिर तो मतलब ये कोरोना वायरस जो हमारा था SARS-CoV-2, इनफैक्ट जो अभी चल ही रहा है, ठीक है, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक ये आप कह सकते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इसी वजह से जो कंसर्न है अथॉरिटीज़ के वो यही है कि कहीं ऐसा जेनेटिक असॉर्टमेंट ना हो जाए, रीअसॉर्टमेंट की जैसे कुछ अलग ही ना बन जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा लीथल होगा, और इसका मॉर्टेलिटी रेट मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ें ख़त्म कर सकता है। तो यही साइंटिस्ट और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें यही चिंता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो एक्यूट कंडीशन है, ठीक है, मतलब हमारे दो टाइप की आपने जनरली पढ़ी होंगी कंडीशंस, एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट कंडीशन मतलब कि शॉर्ट पीरियड की जो हमारी कंडीशन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाउल प्लेग बोलते हैं इन केस ऑफ पोल्ट्री। अब इनकी हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, हिपाई भी हम इसे बोलते हैं, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के अंदर ये हमारी चीज़ जो इन्फेक्शन है ये मेंटेन होता है, ठीक है, वो एज अ कैरियर इसे हमारा एक्ट करती है। तो अब बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की, तो कि कैसे क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारा इन्फ्लुएंजा ए वायरस डिसीज़ कॉज करता है, एवियन इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आती है कि जो एबिलिटी है इन्फ्लुएंजा वायरस की होस्ट के बॉडी के अंदर स्प्रेड करने की, तो वो हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। और उसमें फर्स्ट चीज़ है कि प्रोटीएजेस एंजाइम, ठीक है, जो हमारे प्रोटीएजेस होते हैं उन पर, और दूसरा हमारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोटिनिन मॉलिक्यूल। जो मैंने आपको हीमोग्लोटिनिन बताया, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, इस पर हमारा ये डिपेंड करता है, इन दो फैक्टर्स पर। अब देखिए क्या होता है एक्चुअल में, हमारा जो प्रोडक्शन होता है इन्फेक्शियस वायरॉन्स का, वो भी एक चीज़ पर डिपेंड करता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, देखिए जब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो हमारा क्लीवेज होता है, मान लीजिए ये हमारा हीमोग्लोटिनिन मॉलिक्यूल है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस के बाद इसका हमारा क्लीवेज करना है, ठीक है, तो क्लीवेज क्योंकि तभी ये हमारा फंक्शनल हो पाता है। अब ये जो क्लीवेज होता है ये होस्ट के ही प्रोटीएजेस एंजाइम के थ्रू होता है, होस्ट के ही प्रोटीएजेस एंजाइम के थ्रू। अब तो अल्टीमेटली हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोटीएजेस एंजाइम्स पर, ठीक है, होस्ट के प्रोटीएजेस एंजाइम्स पर ही हमारा डिपेंड कर रहा है।
तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अब एक चीज़ आती है कि जो हमारे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा हैं सब टाइप हैं और जो हमारे वायरलेंट इन्फ्लुएंजा सब टाइप हैं, इनमें हम डिफरेंशिएट कैसे करें। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एपिथेलियम होती है रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, अगर सिर्फ ये अफेक्टेड है, ठीक है, ये अफेक्टेड है, तो इट मीन्स कि ये हमारा जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा सब टाइप है उनका इन्फेक्शन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एपिथेलियम होती है वहाँ पर आपको पता है कि ट्रिप्सिन या फिर ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम्स हमारे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ये जो हीमोग्लोटिनिन मॉलिक्यूल है इसे वो क्लीव कर देते हैं, तोड़ देते हैं आराम से, ठीक है। बट सिर्फ विरुलेंट इन्फ्लुएंजा सब टाइप है ना, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल के अलावा बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके पास जो एंजाइम्स हैं उनसे भी अपना हीमोग्लोटिनिन मॉलिक्यूल को क्लीव करवा पाएं। तो अगर आपको एक जनरलाइज्ड इन्फेक्शन दिख रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हेमरेजेस दिख रहे हैं, मल्टीफोकल नेक्रोसिस दिख रही है, ठीक है, अगर आपको ये सब आपको दिख रहा है क्लिनिकली, तो इट मीन्स कि वो विरुलेंट टाइप है इन्फ्लुएंजा का। तो बात आती है डायग्नोसिस की। तो देखिए डायग्नोसिस एज ए क्लिनिशियन आपको डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए किसी भी डिसीज़ का, क्योंकि यही आपका फर्स्ट स्टेप है, इसी के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर हमारी दो पार्ट आते हैं यहाँ पर, एक तो है क्लिनिकल साइन जो कि शो कर रहा है बर्ड, और दूसरा है हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल साइंस इस केस में हमारे क्या होंगे, वैसे क्लिनिकल साइंस हमारे वेरी कर सकते हैं, ठीक है, वो माइल्ड हो सकते हैं, माइल्ड से हमारा इनफैक्ट 100% मोर्टेलिटी तक ये हमारे जो क्लिनिकल साइंस है वो वेरी कर सकते हैं। बट कुछ हमारी जनरलाइज साइंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब ये आपको पता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे आपको रेस्पिरेटरी साइंस यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो एग लेइंग है वो हमारी यहाँ पर रुक जाएगी, जो अगर इन केस ऑफ लेयर बर्ड्स, ठीक है, और जो यहाँ पर डायरिया आपको बहुत प्रोमिनेंट रहता है, दिखेगा आपको ग्रीनिश डायरिया, एडेमा दिखेगा हेड पर, फिर साइनसाइटिस मतलब जो साइनसेस हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसके अलावा आपको एक्सेसिव लेक्राइमेशन भी मिलेगा देखने के लिए। तो ये सारे आपके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पर आप डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा आती है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर हम सर्टेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ स्पेसिमेन को हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो स्पेसिमेन हम कौन कौन से कलेक्ट करते हैं? अब सबसे पहला तो जो आप इमेज में भी देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रैकियल स्वैब। तो यह आजकल कोविड के अंदर तो ह्यूमंस के केसेस में भी हमारा लिया जा रहा है। तो इसमें हम इनफैक्ट बर्ड्स के केस में हम लेते हैं ट्रैकियल स्वैब। तो ट्रैकियल स्वैब भी ले सकते हैं, और ट्रैकियल स्वैब के अलावा हमारा जो क्लोइकल स्वैब है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फीसिस को भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ये दो पैसेज आपके मेनली अफेक्टेड होते हैं, तो यहीं से हमें स्पेसिमेन भी लेना है फॉर टेस्टिंग। इसके अलावा स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया तो फर्स्ट इसके अंदर टेस्ट आता है इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, जिसे हम परफॉर्म करते हैं, और इन टेस्ट को हम इम्यूनोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट के अलावा कॉमर्शियल एंटीजन डिटेक्शन इम्यूनो ऐसे भी आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR RT-PCR। तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट डायग्नोसिस देता है। रैपिड डिटेक्शन में ये आपके काम आता है जहाँ पर बहुत सारे आउटब्रेक होते रहते हैं, और इनफैक्ट RT-PCR आपको सब स्ट्रेन्स में भी आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है, जो कि बाकी टेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बताऊँ रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट RIDTS, तो ये RT-PCR की तरह ना तो सेंसिटिविटी रखता है, ठीक है, और वो सबस्ट्रेन के बीच में भी हमारा वो नहीं कर सकता, बट RT-PCR कर सकता है। फिर इसके अलावा हमारे कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एलाइसा भी हम कर सकते हैं। और एक हमारी चीज़ आती है जो कि हम बोलते हैं न्यूरोमिनेडेज इनहिबिशन। न्यूरोमिनेडेज इनहिबिशन के अंदर हम क्या करते हैं, इससे हम कह सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन दी वैक्सीनेटेड और इन्फेक्टेड एनिमल। अब देखिए वैक्सीनेटेड और इन्फेक्टेड एनिमल में क्यों डिफरेंशिएट करना है, कई बार क्या होता है जब हम एंटीबॉडी डिटेक्शन कर रहे हैं, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो वैक्सीनेटेड एनिमल है उसके अंदर भी तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, फिर हमारे गलत जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेटेड और इन्फेक्टेड एनिमल के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए न्यूरोमिनेडेज इनहिबिशन हमारा जो टेस्ट है वो हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं इन केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। अब देखिए बात आती है जो कि कॉमन मैन की बात है, ठीक है, अभी तक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, डायग्नोसिस और वो सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉमन मैन को क्या इससे डरने की ज़रूरत है। तो अगर मैं बात करता हूँ डेंजर फॉर ह्यूमंस की, तो अभी तक तो इसमें हमारा एज सच कोई सिग्निफिकेंट डेंजर नहीं है ह्यूमंस के केस में, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो वायरस है ये जनरली हमारा बर्ड्स के अंदर प्रोलिफरेट ज़्यादा अच्छे से कर पाता है देन इन ह्यूमन बॉडी। बट जो साइंटिस्ट को जो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया जो टेंशन है वो ये है कि कहीं ये वायरस
आप कह सकते हैं रीअसॉर्टमेंट के थ्रू इतना चेंज ना हो जाए कि कहीं ये ह्यूमन के अंदर भी डिवाइड करने लगे रैपिडली, और अगर ऐसा होता है तो उस केस में इसकी मॉर्टेलिटी काफ़ी हाई है और ये काफ़ी तेज़ी से ये हमारा स्प्रेड हो सकता है। तो बस ये डेंजर है, बट फिलहाल अभी इस समय कोई डेंजर नहीं है इतना ज़्यादा, सिर्फ आपको प्रिकॉशंस प्रॉपर लेने हैं। अब ह्यूमन इन्फेक्टेड कैसे हो सकते हैं? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही रिड्यूस्ड है, बहुत कम होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाए। जनरली आप इन्फेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली अगर आप किसी जो इन्फेक्टेड बर्ड है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पोल्ट्री फार्म पर काम करते हैं और वहाँ पर ये आउटब्रेक हो गया है, ठीक है, और आप डायरेक्टली उन बर्ड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं विदाउट एनी प्रिकॉशन, तो वहाँ पर आप मतलब ज़्यादा चांसेस हैं आपको इन्फेक्शन होने के। और ऐसा नहीं है कि ये आप नॉर्मली कहीं और हैं, बर्ड कहीं और है और आपको नॉर्मली इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐसे केसेस नहीं होते हैं। और इसके अलावा इन्फेक्शन आपको इसके थ्रू भी हो सकता है कि आपने जो फ्लैश खाया, मीट खाया है, वो अनकुक्ड है, ठीक है, प्रॉपर्ली वो कुक नहीं किया गया, ठीक है, पकाया नहीं गया, तो इस केस में भी अगर आपने अच्छे से पका हुआ मीट नहीं खाया और वो बर्ड इन्फेक्टेड थी एवियन इन्फ्लुएंजा से, तो उस केस में भी आपको चांसेस हैं कि इन्फेक्शन कॉज हो सके। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स इन ह्यूमंस। तो क्लिनिकल सिम्टम्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके मैक्सिमम सिम्टम्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक से ही लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कफ देखने के लिए मिलेगा, सोर थ्रोट देखने के लिए मिलेगा और डायरिया और वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। और जैसे कि आपको नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, कोई भी वायरस, जो भी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर नॉर्मल कफ, फीवर ये सब होता है, वैसे ही सिम्टम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन द कंजक्टिवा और मसल एक, ठीक है, पेन इन द मसल्स, वो भी आपको क्लिनिकल सिम्टम्स हैं बर्ड फ्लू के। तो अगर ऐसा कुछ आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि बर्ड फ्लू से आप इन्फेक्टेड हो गए हों। इसके अलावा थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या ली जा सकती हैं, कैसे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पर तो आपका यही आता है कि अगर आप मीट खाते हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उस केस में आपको मीट को प्रॉपर कुक करना है, ठीक है, प्रॉपर आपको टेम्परेचर पर उसे कुक करना है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो हमारे पैथोजेंस हैं वो वहाँ पर डेड हो जाते हैं। तो आपको प्रॉपर कुक कर ही खाना, जो आपका मीट है वो आपको खाना है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी प्लेसेस पर जाने से बचना है जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे हों, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है, या फिर अगर आपने भी बर्ड्स रखी हुई हैं तो उन केसेस में भी आपको उनका प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखना है, ठीक है, कि वहाँ पर कोई भी मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए बर्ड्स के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। इनफैक्ट अगर आपके पास, जैसे बहुत से लोगों के पास पिजन्स होते हैं या कोई जू के अंदर भी, तो वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन का आपको ध्यान रखना है जब भी ये आउटब्रेक हो रहा हो और उसके बाद भी, ठीक है। ये डिसीजेस को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। हालांकि जब ये देखा गया था वायरस जब पिजन्स के अंदर, तो पिजन्स के अंदर ह्यूमन इन्फेक्शन बहुत ना के बराबर था, ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था जब वो पिजन के अंदर था, बट पिजन्स की डेथ हमारी यहाँ पर हो सकती है उस केस में। तो इसलिए आपको सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है और थोड़ा दूरी बनाकर रखना है बर्ड्स से जो कि इन्फेक्टेड है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि हर बर्ड से आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रहें जिस टाइम पर ही आपका आउटब्रेक चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है कि वो बर्ड उस टाइम पर सिम्टम्स शो ना कर रहा हो, तो ऐसे करके आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेट स्टडी को फॉर मोर वीडियोस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें कोई भी आपको नई बात मतलब कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ मुझे भी मोटिवेट करती है कि मैं आपको कुछ चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।